सभी साथियों को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है दूसरे दिवस के हमारे गर्भ विज्ञान के इस कक्षा में, जो हमारी कल शुरू हुई थी। जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि कल हमारी जो कक्षा रही थी वो परिचय सत्र रहा था। तो यदि कोई साथी नया जुड़ा है आज की कक्षा में, तो आप अपना परिचय रख सकते हैं। तो उसके बाद में हम इस जो दूसरे दिवस की कक्षा है उसको आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पूनम जी जल्दी ही हमारे बीच में जुड़ेंगे अभी। तो कोई नया साथी है, अपना परिचय रख सकता है वो। जैसे प्रियंजलि पाल जी हैं ये। प्रियंजलि जी, आप अपना परिचय रख सकते हैं। आप हेलो। ये सर एक्चुअली मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। ये मेरी वाइफ है सर। कौन बात कर रहे हो भाई जी? समझ नहीं आया। कुलदीप सिंह पाल। ठीक है भाई जी, ठीक है। ये मेरी वाइफ है ना, पत्नी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। तो जितनी देर में डॉक्टर पूनम जी हमारे बीच में जुड़ते हैं, तो मैं जसप्रीत भाई, अपने जुझार सिंह भाई हैं, तो उनको बोलूँगा कि वो थोड़ा सा गर्भ विज्ञान के बारे में हमें जानकारी दें, क्योंकि उनका बहुत पिछले मतलब 8-10 साल का अनुभव है। तो वो गर्भ विज्ञान के ऊपर मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारी श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के माध्यम से। तो वो अभी थोड़ा हमारे साथियों को बताए गर्भ विज्ञान के बारे में। जुझार जी। हाँ जी, वंदे मातरम सभी को साथी। आवाज आ रही है सही ढंग से? जी आ रही है भाई जी, आ रही है। हाँ जी। तो सभी साथी जो ये गर्भ विज्ञान का बहुत अहम विषय है, इसको सीखने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है जी। गर्भ विज्ञान विषय की जरूरत अभी आजकल हमें कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, क्योंकि पहले क्या होती थी, आज से कुछ साल पहले मतलब प्राकृतिक तौर पे लोग जो थे वो गर्भ विज्ञान का पालन करते थे। उनको उतना ज्ञान था। हमारे समाज में जो रिवायती चीजें चली हुई थी, तो वो एक गर्भ विज्ञान ही है। तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो रिवायती चीजों पे, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। तो वो प्राकृतिक रूप से गर्भ विज्ञान का पालन करते थे, चाहे उनको हमारे बड़े बड़े जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हुई हैं, चाहे उन्होंने वो नहीं पढ़ी थी, लेकिन परंपरा से जो चीजें चली आ रही थी, तो उनको बड़ी ही वो श्रद्धा और विश्वास के साथ मानते थे कि मेरे माता ने, मेरी दादी ने, मेरी परदादी ने ये हमें एक रिवाज दिया है कि भाई जैसे कि मैं बात करूं कि बच्चों की शादी को लेके कि शादी की उम्र इतनी साल में हो जानी चाहिए, तो वो उसमें किंतु परंतु नहीं करते थे। अपनी वो आजकल की जो खुराफाती बुद्धि है उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कर देते थे। और जब फिर बच्चों का आगे बच्चे पैदा करने के लिए उनका जो परंपराएं थी कि भाई किसी माता को, किसी बहन को गर्भ की स्थापना हो चुकी है और फिर लड़की अपने मायके आती थी, तो उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस थी, तो वो उसका भी पालन करते थे। और जब फिर बच्चे के होने से पहले जो जो चीजें वो एक माता घर की जो बुजुर्ग औरत बताती थी, और लड़की उन सब का बड़ी मतलब एक मान्यता से पालन करती थी, तो ये सारी चीजें बड़े ही मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से ना चलती थी हमारे आसपास में, हमारे जीवन में हमने देखा है। और दाई माँ का बहुत बड़ा रोल होता था। तो ये सारी चीजें हमने देखा है, बहुत सारी दाई माओं के हाथ में हम खेले हैं, हम उनके पास बैठते रहते थे। तो ये सारी चीजें बड़ी ही अच्छी थी। ये घर में हमने बच्चों का जन्म होते देखा है, बहुत सारे बच्चों का। फिर वो अपने गेट के आगे वो नीम का वो टांगना, जिसको क्या बोलते हैं वो गेट के
एंटर में जो टंगता है, अपने आसपास के सभी जो लोग होते थे। मतलब ये देखिए कि हमारी मान्यताओं में विज्ञान इतनी गहराई से छिपा था कि जब जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, वो तो नीम और उसके साथ एक दो औषधियां और होती थी, उनका वो एक जैसे वो बनाते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, जो डोर के ऊपर लगाते हैं हम लोग, आजकल सजावट के लिए लगाने लग गए, पहले वो लगाते थे बच्चे के जन्म के वंदरवाल ऊपर। बोल देते हैं, वंदरवाल बोल देते हैं। हाँ वो, तो वो उस घर के सभी गेटों के ऊपर होता था, और आस पड़ोस के जितने भी होते थे लोग, कम से कम अगर मान लो मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो कम से कम 5 से 10 घर दूसरे, मतलब चारों तरफ जो मेरे घर होंगे उनमें भी वो नीम का बांध के आते थे। उसको माना जाता था एक शगुन, कि भाई हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो उसको देखकर सबको पता होता था कि इनके घर में बच्चा पैदा हुआ है। उसमें खिलौने भी होते थे, नीम भी होता था। उसके पीछे का विज्ञान देखिए आप, आजकल हमने उस चीज को नकार दिया है। और फिर दाई माँ जो एक माता को चीजें बताती थी खाने पीने के लिए, कि भाई आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, आपने अपने सिर को ढक के रखना है, क्यों रखना है। आजकल वो चीजें नहीं रही। बच्चे को आपने 40 दिन के लिए या कोई कोई इससे भी ज्यादा दिन के लिए एक बंद कमरे में रखते थे, जो उसमें कोई प्राकृतिक हवा आती थी, कोई रोशनी नहीं होती थी, दिए की रोशनी होना, कि भाई वो तो बोलते थे कि भाई वो अगर बाहर निकालोगे कोई ऐसे आत्मा का साया आ जाएगा, कोई कुछ बोलता था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। तो हमने क्या किया है कि अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया, हमने उनसे ही, जो हमें उस चीज को बता नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों की पढ़ाई नहीं की थी, वो उन्होंने सिर्फ एक मान्यता के आधार पे ही चीजों को माना था। वो हमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, वो हमें उस चीज को समझा नहीं पाए। तो हमने उसको अंधविश्वास और घटिया रीति रिवाज कह के छोड़ना शुरू कर दिया, और आज हम इस कगार पे हैं कि हम अपने दम पे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए मशीनों की, ये घटिया साइंस जो है इसकी जो है जरूरत पड़ रही, सेंटरों की जरूरत पड़ रही। और अभी तो ये लगा लो, अभी हम अगर आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी तो बच्चे के जन्म के लिए ना तो माता की जरूरत है, ना तो पिता की जरूरत है। यहाँ तक अब अभी जो है वो ये साइंस जिसको आप बोलते हो, सो कॉल्ड साइंस जो है, तो ये इस कदर यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अभी ना माता की जरूरत ना पिता की जरूरत, बच्चे ले लो, बच्चे ले लो। जैसे गाँव में या गलियों में ठेले पे बेचते हैं ना, टमाटर ले लो, आलू ले लो, तो अभी ऐसे बच्चे ले लो, बच्चे ले लो हुई पड़ी है। आप जैसा भी चाहें बच्चा ले सकते हैं, जैसा मर्जी, जिसकी एक आंख सफेद हो, एक आंख नीली हो, होंठ उसके ऐसे हो, नाक ऐसे हो, वैसा हो, वो डॉक्टर आगे चल के डॉक्टर बने, वो ले लो जी। तो यहाँ तक ये हो चुका है। तो मेरे ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो गर्भ विज्ञान का विषय है बहुत ही रोमांचक विषय है, और ये खासकर मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूं तो मेरा सबसे जो फेवरेट विषय है वो गर्भ संस्कार है। और संस्था की तरफ से जो हम लोग देखिए कंसल्टेंसी की हमारी फीस होती है वैसे, लेकिन हमने जो संस्था की तरफ से और राजीव भाई के साथ जो एक वादा है उसको निभाने के लिए हम लोग गर्भ संस्कार की, अगर कोई गर्भ संस्कार में या जो माता गर्भवती है उसके लिए कंसल्टेंसी की हमने कोई फीस नहीं रखी हुई। वो दिन रात कभी भी हमें फोन करके हमारे से डिस्कस कर सकती हैं, और उसके लिए मान लो वो हमारा सेवा भाव है, उसमें कुछ मतलब फिर उसमें ये करेंसी क्या है कि बाधा नहीं पड़ सकती, डाल सकती, कहने का मतलब इस काम में खास करके। तो जितने भी ये साथी यहाँ पर सीखने के पर्पस से सभी इकट्ठे हुए हैं, या कुछ साथी ऐसे भी आते हैं, जैसे हमारी पिछली क्लास काफी कम से कम 1 साल हो गया उसको हमने पहले चलाई थी, तो उसमें कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने बच्चे का जन्म करना था, जिसने मतलब एक अच्छी आत्मा को इस धरती के ऊपर लेके आना था। समाज और देश, देश तो चलो क्या, समाज पूरा, क्योंकि अगर देश के बाहर का भी कोई अच्छा आदमी है, अगर हमें उसकी भी किसी तरह से मदद करनी पड़े तो वो भी हमारा ही है। तो इस समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छी आत्माएं इस संसार में आए, तो ऐसे लोगों ने भी पिछली हमारी क्लास में गर्भ विज्ञान पढ़ा था, और फिर बहुत अच्छा उनका हमें जो रिजल्ट था वो देखने को मिला। तो गर्भ विज्ञान का विषय, अगर हम जब तक ये पूनम बहन जी नहीं आती, मैं थोड़ा टाइम ही लूंगा, फिर अगली क्लास का मेरा ये समय बच्चों के साथ शुरू हो जाता है, तो आप इसमें लगातार सीखते रहेंगे ये चीजें।
तो लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, जैसे मान लो एक छोटी सी आपको चीज बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर पूनम बहन जी संभालेंगी। कि ये नहीं सोचना कि जब जैसे हम गर्भ विज्ञान के ऊपर काम करते हैं कि भाई अगर मैं और मेरी पत्नी, हमारे अगर जो घर में बच्चा पैदा होगा, ये हमने 2022 हाँ 2021 में ये प्रैक्टिकल देख लिया है कि बच्चों के ऊपर जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता पे कई बार उसके जो डीएनए का बेस्ड उसके गुणसूत्र हैं वो नहीं मिलते। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पिता है उसकी पीछे की 7 पीढ़ियां, मतलब 700 साल, एक पीढ़ी को अगर हम 100 साल का मान के चलते हैं, आज के वैक्सीनेटेड नहीं, वो तो 50 है, उनका तो उम्र ही नहीं है कुछ, लेकिन हम स्टैंडर्ड अगर हम निकालते हैं कल युग की उम्र, तो 100 साल के करीब करीब हम मान के चलते हैं। तो बच्चा जो है उसके ऊपर जो असर होगा, उसके शरीर के ऊपर, उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसके अंदर जो आने वाली बीमारियां, पिता की पीछे की 7 पीढ़ियां और माता की पीछे की 5 पीढ़ियां, इन सब का असर बच्चे में आने की पूरी पूरी संभावना नहीं होती, वो आती हैं। तो इस चीज का बकायदा ध्यान रखें। और जो आपने गर्भ विज्ञान की जब शुरुआत आप करेंगे तो शोधन की जो प्रक्रिया होती है कि अपने शरीर को, अपने रज को, अपने वीर्य को जो शुद्ध करना होता है, तो आपने उस चीज के ऊपर खास ध्यान देना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी पीढ़ियों में आज से जो 5वीं पीढ़ी थी या 7वीं पीढ़ी थी उसमें कुछ ऐसी बीमारी हो जो हमारे आगे किसी भी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे में आ सकती हो, उसकी पूरी संभावना रहती है। हम कभी इसके केस के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे और कैसे हुआ था ये। तो आप लोगों ने जब भी इसकी शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रजनन अंगों के बारे में, वो कार्य कैसे करते हैं, उसका तरीका कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पूनम बहन जी है वो बड़े अच्छे से पढ़ाएंगी। और आपने अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिकॉर्डिंग को सुनना है। बहुत ही शानदार विषय ये हमारा रहने वाला है। और फिर ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो इसमें क्योंकि ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि हम लोग गर्भ संस्कार को फॉलो कब करना शुरू करते हैं, जब हमें पता चलना लग जाता है कि भाई गर्भ का जो है वो विकसित, मतलब गर्भाधान हो चुका है। उसमें फिर हमें कोई जानकार ढूंढने में 1 आध महीना लग जाता है। और हम कम से कम जो ज्यादातर हमारे पास केस आते हैं वो तीसरा, चौथा, 5वां महीना, इस समय पर आते हैं कि भाई अभी हमने गर्भ संस्कार का जो है वो अच्छे से हमें बताओ कि कैसे आगे दिक्कत ना आए। तो जिसके साथ भी आप यहाँ से सीख कर बात करोगे, तो आपने अगर मान लो उन्होंने गर्भाधान की तैयारी करनी है, तो उससे कम से कम 6 महीने पहले आप उसको तैयार करना शुरू करोगे, तब एकदम निरोल, शुद्ध और स्वस्थ बच्चा इस धरती पर आएगा। और उसके विचार और उसका जो स्वास्थ्य है, जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में भी दी जाती है कि जो मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है वही स्वस्थता की निशानी है। तो इन चीज़ों का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि आपसे जो जितनी भी तजुर्बे की चीज़ें, यहाँ पर थ्योरी थोड़ी कम होगी कि किताबी बातें हो सकता है बहुत कम हो, तजुर्बा ज़्यादा बांटा जाएगा। तो अगर किसी साथी को किताबी ज्ञान ज़्यादा होगा तो वो अपना जरूर साझा करे। और लेकिन जो अनुभव है, जैसे पूनम बहन जी का काफ़ी बहुत पुराना अनुभव है, तो आपने अनुभव लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि किताब में लिखी हुई हर चीज़ सत्य हो, वो है कि नहीं है, वो अनुभव ही बताता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। तो आगे का आप पूनम बहन जी ये संभालेंगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जुझार भाई। अभी डॉक्टर पूनम जी आप मतलब अपने शुरू कीजिए। आपका स्वागत है श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था द्वारा जो हमारा ये गर्भ विज्ञान की जो कक्षा चल रही है दूसरे दिन में। तो अभी हमारे जो साथी हैं आप उनको शुरुआत करके आज के दिन की अ, और ये इसको कक्षा को आगे बढ़ाइए डॉक्टर पूनम जी। जी, वंदे मातरम सभी साथियों को। मेरी आवाज सही से आ रही है सभी को?
मेरी आवाज सभी को सही तरीके से आ रही है? मेरे को सुन पा आ रहे रही हैं है सभी? सही आ रही है। हाँ जी, क्योंकि कल कहा गया था कि थोड़ी सी मेरी आवाज कम आ रही थी, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि सभी को मेरी आवाज अच्छे से आनी चाहिए, सभी को अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो अब मैं क्लास शुरू करती हूँ। देखिए, जो एक स्वस्थ नारी ही कहते हैं कि पहला सुख होता है निरोग काया। तो अगर एक गर्भानी ही अगर स्वस्थ होएगी, बच्चे को जन्म देने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। अगर फिजिकली हम ठीक ठाक हैं तो हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगे। अगर हम शारीरिक तरीके से ही हमारा ठीक नहीं होगा, शारीरिक ढांचा ही नहीं सही होगा, तो हम एक अच्छे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें अच्छा शरीर, अच्छा फिजिकली भी हमें सेट होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सबसे जो प्रमुख अंग होता है, महिला का जनन प्रणाली अंग होता है, उसको बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस एक ऐसा अंग होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा की हमारी पूरी बॉडी उसी के ऊपर ही, स्ट्रक्चर के ऊपर ही टिकी हुई है। मैं थोड़ा सा तुम्हें पेल्विस को दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ भाई बहनों को पेल्विस का इतना नहीं पता होगा। मैं अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ, जस्ट छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है, छोटा सा ही बनाया, मैं दिखाती हूँ। देख पा रहे हैं? जी नहीं दीदी दिखाई दे रहा। हाँ जी जी दिखाई दे रहा। अभी सबको दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया दीदी। तो एक मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ, इसको हटा दीजिए। थोड़ा नीचे करो। सबको अच्छे से दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। और नहीं कोई बोल रहा? सभी साथी बताएं ना मुझे, जो भी क्लास ले रहे हैं सभी बताएं कि सबको अच्छे से दिख रहा है ये पेल्विक? हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी, क्योंकि देखिए ये मेरे को ये होना चाहिए ना कि मैं सभी को समझा रही हूँ, तो सभी को दिखना भी चाहिए और सभी को समझ भी आना चाहिए। जो ये पेल्विक होता है, ये हमारे शरीर का मेन अंग होता है, जिसके ऊपर हमारे सारी संरचना प्रणाली यही है, जिसके अंदर से नए जीव ने जन्म लेना होता है। अगर ये पेल्विक अच्छा होगा तो हमारे जो अंदर से जीव आएगा, उस जीव की उत्पत्ति इसी से ही होगी। ये नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मिलकर ही इसकी संरचना करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बोनी और एक होता है योनि। एक होता है बोनी द्वार होता है, जो कि बोनी द्वार होता है बोनी द्वार इसको कहा जाता है। बोनी द्वार जो होता है, थोड़ा सा इसको पकड़ो बेटा, जो ये अंदर वाला एरिया होता है, ये सैक्रम होता है। जो ये हड्डी आप लोगों को दिख रही है, ये सैक्रम होती है। जो ये गोल गोल है, गोल के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको इंटरनल, इसको बोनी द्वार बोलते हैं। अब दिख रहा है? इसको बोनी द्वार बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको योनि द्वार बोलते हैं। ये दो चीजें होती हैं। और जो ये आंतरिक अंग होता है, इसके अंदर जो होता है ये आंतरिक अंग होता है।
अगर किसी को आज नहीं अच्छे से समझ आएगा तो मैं कल इसका बड़ा डायग्राम बना करके मुझे क्वेश्चन में बता देना क्या क्या समझ में इसमें नहीं आया है, तो मैं आपको बड़ा डायग्राम बना करके अच्छे से समझा दूंगी अगर इसमें आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो ये हमारी वो पेल्विक है जिसके आधार पर हम खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और हमारा जो जीव है, हमारे अंदर जो बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा है जो इसके अंदर से बच्चा जन्म लेता है, इसी के अंदर से बच्चे ने बाहर आना होता है, इसीलिए इसको मेन प्रजनन अंग बोला जाता है, पेल्विस बोला जाता है। ये लेडीज और जेंट्स में दोनों होती है, लेकिन लेडीज और जेंट्स का अलग अलग होता ही सेम है, लेकिन लेडीज में अलग होता है और जेंट्स में अलग होता है। नीचे रखो। इसकी जो संरचना होती है ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। इसकी संरचना जो होती है रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। ये हमारे पूरे शरीर को सहारा देता है। ये 20 अपने हमारी बॉडी के जो 20 कार्य करता है ये, जैसा जिसमें कि हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, दौड़ना, ये सब इसी श्रेणी में आ जाते हैं। और मेन कार्य इसका ये होता है कि जन्म के दौरान बच्चा इससे बाहर आता है और हमारे धड़ को ये, हमारे धड़ के जो धड़ है, हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, उसको सहारा देता है, पैरों का बैलेंस बना के रखता है। और ये एक हमारी ऊपर वाली बॉडी और नीचे पैर और हमारे ऊपर वाला धड़ जो होता है, ये हमारे पेल्विस जो है ये एक पुल का काम करता है। अगर पुल बीच में से कहीं से टूट जाए या कुछ हो जाए तो हमारी जो बॉडी है वो किसी काम की नहीं रहेगी। हम चल नहीं पाएंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, इवन के हम बच्चे को भी नहीं हम पैदा कर सकेंगे। महिला का जो पेल्विस का नाम होता है, ये कई तरह के होते हैं। जो पेल्विस होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, लेकिन 90% जो होता है महिला में, जिसको बोलते हैं गायनाकॉइड पेल्विक। जो 90% लेडीज के अंदर जो होता है वो गायनाकॉइड पेल्विस होता है, जो कि बच्चे को जन्म देने के लिए सहाय होता है। पेल्विक तो होते हैं लेकिन 4 तरह के पेल्विक होते हैं, लेकिन जो मेन होता है जिसमें से बच्चे ने बाहर आना होता है बच्चे को जन्म देने के लिए, ये वाला पेल्विस जरूर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा हमारे पेल्विक की बनतर बनी होगी तो हम उस दौरान बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए गायनाकॉइड जो पेल्विस होता है हमारा, बच्चे के जन्म के दौरान जो हमारा पेल्विक परफेक्ट होना चाहिए उसको गायनाकॉइड पेल्विक बोलते हैं। ये 90% लेडीज में यही पाया जाता है। 10% लेडीज का गायनाकॉइड पेल्विक नहीं होता है, जिसको कि ये कहा जाता है कि हड्डी छोटी है। वो पेल्विक में से बच्चा जन्म कभी नहीं ले पाता है, या किसी किसी का पेल्विक ऐसा होता है हड्डी छोटी भी हो जाती है, और किसी किसी पेल्विक में ये होता है कि हड्डी छोटी भी नहीं होती है, लेकिन उसके जो ब्रिम होता है ना, ब्रिम की पेल्विक की शेप होती है ना, वो एक हर्ट की तरह बनी होती है। ये आपको या तो अल्ट्रासाउंड वाले बताएंगे, या जो हम जैसे पढ़ते होते हैं या वो बताएंगे, या मिडवाइफ जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो देख करके आपको बता सकेगी कि इसका पेल्विक अंदर से, जब हम अंदर से इंटरनल जब हम चेक करते हैं तो हमें पेल्विक की पहचान हो जाती है कि इसका जो पेल्विक की जो शेप है वो गायनाकॉइड बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर नहीं बनी होगी तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा पैदा करने योग्य पेल्विक नहीं है। दूसरा होता है, एक मेन बात ये होती है कि जैसे आप लोग ये क्लास सीख रहे हो और मैं हूँ, दाई होगी, मिडवाइफ होगी, तो उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि सामान्य पेल्विस को पहचानना। अगर हमें पेल्विस की पहचान ही नहीं होगी तो हम माँ को और बच्चे को दोनों ही खतरे में डाल देंगे, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं होगी। कि हम तो यही कही जाएंगे कि बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा ऐसे हो जाएगा, लेकिन
एंड टाइम में जब बच्चा हड्डी से नीचे ही नहीं आएगा, ब्रिम से नीचे ही नहीं आएगा, तो हमें उसकी पहचान ही नहीं होगी, जिससे कि बच्चा अंदर, माँ को भी खतरा हो जाएगा और बच्चे को भी खतरा होगी। इसीलिए इस पेल्विक को पहचानना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, एक मिडवाइफ के लिए और एक दाई के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इस पेल्विक्स में 4 जोड़ होते हैं, 4 जोड़ होते हैं, जिसमें कि एक होता है सिम्सिस प्यूबिस जोड़ होता है, 2 सैक्रम इलियस जोड़ होते हैं। जो पार्ट ऑफ द पेल्विस होता है ना, इसमें एक एक वो सच्चा और झूठा मान लो, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। जो ट्रू फॉल्स होगा उसको यही बोला जाता है कि गाइनाक्वाइड ही होता है, और जो फॉल्स होता है ये जेंट्स में पाया जाता है। जो जेंट्स का पेल्विस होगा उसकी शेप आपको मैं दिखाती हूँ। जो गाइनाक्वाइड पेल्विक होगा उसकी शेप ऐसी गोल होएगी, जिसमें से कि बच्चा आराम से, उसका सिर बड़ा होगा तो बच्चे का सिर बड़ा होगा तो उसके सिर को पूरे के पूरा ऑरा मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर फाल्स पेल्विस होगा, जो फाल्स होगा वो इस शेप में होगा, जिससे कि बच्चे का सिर ना तो इधर से निकल सकेगा ना इधर से निकल सकेगा, और इधर गहराई होगी तो बच्चे का सिर नीचे जा सकता है, इधर ऊंचा होगा तो इधर अड़ सकता है। तो ये इसको फाल्स बोला जाता है, इसको ट्रू बोला जाता है। तो जो हमारा गायनी वालों का पेल्विस होता है वो इस शेप में होता है, इसको ब्रिम बोलते हैं, जैसे कि ये कहा गया है। इसके ब्रिम के नीचे जो ये हड्डी होती है, जब बच्चे ने जन्म लेना होता है तो जो ये हड्डी है ना, तो ये हड्डी का जोड़ ही खुलता होता है। जब ये 9th मंथ के 8th मंथ में जाकर के जब हम काम करना शुरू करते हैं तो ये जो हड्डी का जोड़ दिखता है, ये हड्डी का जोड़ खुल जाता है 9th मंथ में, और बच्चा इसी से होली होली हड्डी में यहाँ पर आकर के बच्चा है अपनी जगह बना लेता है। अगर यहाँ पे अगर ये पेल्विक छोटा होगा, ऐसा होगा, तो ये बच्चा इस हड्डी के ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो इसको हम कह देते हैं कि हड्डी छोटी है, हड्डी छोटी है, और इसको हम कह देते हैं कि ये बच्चा होने लायक है, क्योंकि ये हड्डी छोटी नहीं होती, ये ऊपर होती है। तो इससे बच्चा नीचे आ करके यहाँ पे अपने हेड की जगह बना लेता है। इधर देखो, पेल्विक के लिए अगर मान लो किसी की हड्डी छोटी भी होती है तो गर्भवती स्त्री को अगर बच्चा भारी होगा तो कई बारी क्या होता है कि थोड़ी बहुत हड्डी छोटी होने के बावजूद भी कम वजन वाला बच्चा, जैसे कि 1.5 किलो 2 किलो का बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। लेकिन वही कई बारी हड्डी छोटी होने के कारण, ब्रीम छोटा होने के कारण बेबी हैवी होगा तो बच्चा ऊपर ही फंस जाएगा। ऐसी डिलीवरी मैंने भी की है, जिसकी कई बारी हड्डी छोटी होने के बावजूद लेकिन बच्चे का वजन कम होने के कारण उनकी अच्छे से डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन दूसरी बारी के लिए मैं उनको ये मना कर देती हूँ कि दूसरी बारी अगर आपका बेबी कम वजन का होगा फिर तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर बेबी आपका 2.5-3 किलो से ऊपर हुआ फिर डिलीवरी नहीं हो पाएगी, प्रसव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा हैवी होगा, बच्चे का सिर हैवी होगा तो वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए
हमें एक गर्भानी को कैसे तैयार करना पड़ता है पहले ही दिन से। जैसे कि जसप्रीत भाई ने भी बताया था कि गर्भ विज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्ञान आप लोगों को होगा, वो भी मैं आप लोगों को इस कक्षा में बताऊंगी, गर्भ विज्ञान के बारे में भी बताऊंगी कि हमें कैसे अपने, जैसे हम एक खेत को तैयार करते हैं बीज बीजने के लिए, वैसे ही हमें खुद को भी तैयार करना पड़ता है, शुद्धिकरण करना पड़ता है, ताकि एक स्वस्थ बच्चे को हम जन्म दे सकें। बच्चे को नहीं, हमने अगर हम चाहें तो एक संतान बोल सकते, क्योंकि हमें बच्चा नहीं चाहिए होता। अगर हमने गर्भ विज्ञान को लेकर के, गर्भ संस्कार को लेकर के बच्चे की उत्पत्ति करनी है, तो हमें एक अच्छी संतान चाहिए। तो हमें एक अच्छी संतान पैदा करने के लिए तो हमें वो सब संस्कार बच्चा पैदा करने से पहले ही करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें पहले अपना शरीर शुद्धिकरण करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को तैयार करेंगे तो वो सब कुछ पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती रहेगी। और आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी बताऊंगी कि पैल्विक को हम बिना गर्भावस्था के भी हम कैसे पहचान सकते हैं कि भी एक महिला का जो पेल्विक है वो तंग है, या हिंदी में उसको तंग भी बोला जाता है और खुला भी बोला जाता है। तो वो उसकी शेप कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको पेल्विक के ही बारे में बताऊंगी। तो पेल्विक को जानने के लिए हमें इसका डायग्राम मैं कल बड़ा बनाऊंगी और फिर बड़ा बना के आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी कि एक एक चीज इसकी आपको बताऊंगी। इसको हम जब हमने इसको चेक करना होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंटरनल ही चेक करते हैं। तो हम लोग भी उसको इंटरनल चेक करेंगे या वो अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसका हड्डी छोटी का कोई भी डॉक्टर आप लोगों को नहीं बताएगा कि इसकी हड्डी छोटी है। आपको जब पूरा टाइम हो जाएगा, 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और बच्चा जन्म लेने के लायक हो जाएगा, तभी आपको बताया जाएगा कि इसकी, ये बच्चा जन्म नहीं लेगा, इसकी हड्डी छोटी है। और पता तो चल जाता है कि हड्डी छोटी है या नहीं है, पता चल जाता है, लेकिन डॉक्टर आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता होगा तो आप डॉक्टर्स के आगे उनको ये बता सकते हो कि नहीं, आप गलत सलाह दे रहे हो कि इसकी हड्डी ठीक है और इसका जन्म बच्चे का नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब भी महिला को चेक करेंगे, पहले हम एक फिंगर इंटरनल देखेंगे। तो जैसे ही उसके अंदर हम पेल्विक में इंटरनल, जब हम एक फिंगर से, वैसे डॉक्टर जो होते हैं वो 2 फिंगर से अंदर चेक करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर हम समझ आ रहे हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो हम एक उंगली से ही सब कुछ अंदर पता कर लेंगे कि अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो हम एक उंगली से ही देख लेंगे कि उसके डायामीटर कितना है। जब हम चेक करेंगे तो हमारी उंगली को ही वो हड्डी टच होगी। अगर आगे ही उसकी हड्डी टच हो रही है तो हम ये समझ लेंगे कि 70% उसकी हड्डी छोटी है। मीन्स के बच्चा होने के पहले ही 70% उसकी हड्डी छोटी है। बाकी पूरा 90% हम श्योर तब होते हैं जब बच्चा 9th मंथ का पूरा हो जाता है और जन्म के टाइम में मान लो जन्म लेने से एक हफ्ता पहले या 15 दिन पहले बच्चा जब नीचे आ जाता है, तो उससे पूरा अंदाजा लगाया जाता है कि अब इसकी हड्डी जो छोटी थी वो अब नहीं रही है, इसकी ब्रिम बड़ी हो गई है और बच्चा नीचे आ गया, तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके लिए हमें, अगर हम काम ही नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, जैसे ही हमें प्रेगनेंसी होगी हम बैठे रहेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, तो वो जो हड्डी होगी वो एज इट इज आपकी वैसी ही रहेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि जो ब्रिम होती है, ब्रिम किसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना, पेल्विक्स का एरिया दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ब्रिम बोलते हैं। कैमरा ऑन करो। तो
ऊपर। ये जो होती है इसको ब्रिम बोलते हैं। ये ब्रिम जो होती है ये जब हम काम करेंगे, उठने का बैठने का, जब हमारे बच्चा होने वाला होगा, पहले ही दिन से हम चक्की चलाएंगे, 7 महीने तक चक्की चलाएंगे, घर का सारा काम करेंगे, तो ये चीज ना ये खुलने लग जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो ये जो ब्रिम है, ये ब्रिम यहाँ से चौड़ा नहीं होगा। तो अगर हम काम करेंगे तो ये ब्रिम चौड़ा होगा, नहीं तो ये ब्रिम ऐसी के ऐसी, ये जो हड्डी है, ये ब्रिम है, ये जुड़ी ही रहेगी। ये काम के दौरान ही ये जोड़ है खुलता है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये हड्डी कभी भी आपकी खुलेगी ही नहीं, जिससे कि बच्चा ऊपर ही रहेगा और बच्चे का हेड फिक्स ही नहीं होगा, जिसके कारण के डॉक्टर आपको बोल देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बच्चा नीचे नहीं आया है। इवन की हड्डी आपकी छोटी ठीक है, नॉर्मल है, आपका जो पेल्विक है वो नॉर्मल है, बच्चा होने लायक भी है, लेकिन वो ब्रिम ना खुलने के कारण डॉक्टर आपको बोल के आपका सिजेरियन कर देंगे। तो इसके लिए आपको शुरू से ही तैयार होना पड़ेगा, एक ऐसा पेल्विक बनाना पड़ेगा कि आपका डिलीवरी है जो घंटों में, दिनों में नहीं, दो दिन में, 3 दिन में नहीं हो, इवन कि आपकी डिलीवरी घंटों के हिसाब से हो जाए, जैसे 4-5 घंटों के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए, क्योंकि आपने जो काम किया होगा, जिसको आपने पेल्विक को आपने पहले ही फ्लेक्सिबिलिटी दे दी होगी, तो वो दर्दों के दौरान अपने आप से ही खुलेगा और आपका बच्चा है जो बड़े आराम से, क्योंकि आपने काम कर करके अपने पेल्विक को, अपनी ब्रिम को पहले ही खोल लिया है, तो वो 2 दिन या 3 दिन खुलने में नहीं लेगी, वो घंटों में ही आपकी ब्रिम खुल जाएगी और आपका बच्चा जो है बड़े आसानी से बाहर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जो दर्दें हैं वो तो आपने लेनी ही है। तो इस आज मैंने जो आपको बताया है, महिला प्रजनन अंग प्रणाली का जो मेन पार्ट है पेल्विस, उसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया है। अगर इसके दौरान अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पुट कर सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा आपको लंबा पढ़ाऊंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको 1 महीना है आपके पास, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, ताकि जो भी थोड़ा समझाऊं लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आप उलझो नहीं। मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ कि आपको मैंने इसके अलावा बहुत सी बातें बताई जो आज आप कुछ भूल गए, कुछ याद रही, थोड़ा बताऊंगी जो आपको अच्छे से याद रहे। तो इस दौरान जितना जिसको समझ आया है वो अब आप मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी आप मेरे से पुट कर सकते हैं। अमरिंदर भाई पूछ सकते हो आप। जी, यदि किसी साथी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, रख सकते हैं डॉक्टर साहब के आगे प्रश्न अपना, डॉक्टर बहन, सोनू बहन के आगे। जी मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या अल्ट्रासाउंड से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि हड्डी छोटी है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अल्ट्रासाउंड वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि हड्डी छोटी है, क्योंकि अगर वो हड्डी छोटी का पहले ही बता देंगे, मुझे ये भी नहीं पता है कि उनको पता लगता है या नहीं पता लगता है, लेकिन आज तक किसी भी अल्ट्रासाउंड में ये नहीं लिखा गया कि इसकी पेल्विक छोटी है, हड्डी छोटी है। क्योंकि अगर वो उनको थोड़ा बहुत पता भी लग जाता होगा, अगर वो ये लिख देंगे तो फिर डॉक्टरों का तो चौपट ही हो जाएगा धंधा। मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ, अगर आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो तो इसके 2 जो केस हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमने देखी है, आप ये लगा लीजिए कि एक कर्नाटका का था 2021 का, और एक उसके लगभग ही गुजरात के आसपास के था एक भाई का। तो इनका जो होता है ना, इनके ऊपर शक कैसे पैदा होता है कि जब उन्होंने, एक बहन थी वो गर्भवती थी और उसको अपने बारे में पता तब चला जब उसका मान लो कि ऑपरेशन हो चुका था। उसके 2 दिन बाद पता चला कि भाई भारत में ऐसे जो बिल्कुल आराम से बच्चों का जन्म हो सकता है, ऐसी भी विद्याएं हैं। तो उसमें क्या हुआ
उधर जा। तो उसमें क्या कि भाई जो उसका अल्ट्रासाउंड होता रहा ना, तो कम से कम 3-4 बार ये करते ही हैं, कुछ अपने शौक से ज़्यादा करवा लेते हैं। तो उसमें ये मान के चलिए कि पहले बच्चा वो बताते रहे कि भाई बच्चे का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, इसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो उनको ऑपरेशन के लिए पहले ही मानसिक रूप से जो है को तैयार कर लिया गया। और जब ऑपरेशन किया गया तो बच्चे का वजन, जैसे नॉर्मल बच्चे का वजन कितना रहता है, 2.5 kg, किसी का 3 kg, किसी का 2.25 kg, ये नॉर्मल वजन देखा गया है। तो वो बच्चा उसी वजन का निकला, जो मतलब आराम से जन्म ले सकता था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि माता पिता सिर्फ शोर शराबा कर पाते हैं, थोड़ा बहुत शोर शराबा किया, चलो जी, फिर उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। और ऐसा ही एक केस आया था, जो एक बच्चे ने एबनॉर्मल जन्म लिया। एबनॉर्मल आप समझते हो कि वो वैसे सही था दिमागी तौर पे, लेकिन उसको क्या था, जैसे कोई किसी बच्चे का एक अंग ज्यादा होता है ना, जैसे मान लो भाई उसके एक पैर ज्यादा है, एक मतलब हाथ ज्यादा है, ऐसा। ऐसे अब नॉर्मल बच्चे को वो 9 महीने नॉर्मल ही दिखाते रहे। और तब सवाल ये खड़ा किया गया हमारी तरफ से कि भाई फिर आप किसकी फोटो दिखाते रहे हमें? आप बोल रहे हो कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं, ये आपने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, तो ये क्या? तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है ऐसे कामों का। तो अल्ट्रासाउंड तो इसीलिए ठीक ठाक टेक्नोलॉजी है, ये कुछ खास बताती नहीं है, ये तो आपको बस एकदम रुझान के लिए, जैसे आप हॉस्पिटल में गए और जब तक आप वो सलाइन नहीं ना आपको चढ़ाएंगे, वो ग्लूकोज की बोतल, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं बीमार हूँ। वो जाते ही देखना आपको मानसिक रूप से ये तैयार कर लेते हैं, आपको बोलेंगे भी इसको सलाइन चढ़ा दो। खुद डॉक्टर कहीं और बैठा होगा, चाय पी रहा होगा, तो आपके सलाइन लगी होगी, आपको बस फीलिंग आ जाएगी। जो आपका पता लेने आएगा ना हॉस्पिटल में, उसको भी फील होगा, अच्छा अच्छा बीमार है जी बंदा। मानसिक तौर से आपको ऐसे तैयार करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड की कहानी है। और दूसरी चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जैसे बहन जी ने बताया वो अपनी हड्डी का की छोटी होती है। तो जब हम योग की तरफ जाते हैं ना, जो हमारे लड़के और लड़कियां दोनों हैं, उनके लिए एक खास आसन होता है जिसको तितली बटरफ्लाई बोलते हैं ना। वो लड़कियों को, लड़कों को भी बोला जाता है, लेकिन लड़कियों को बोला जाता है कि खास तौर पे उसकी प्रैक्टिस करो। वो जो आपका जो पेल्विक एरिया है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप रेगुलर तितली आसन की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ये जो समस्याएं हैं, अगर मान लो हैवी है किसी में, तो वो उससे सही हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। तो अपने जो मतलब के अपान मार्ग के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं, जितने हमारे सेक्सुअल पार्ट हैं, अगर हमने उनको हेल्दी रखना है तो अपने लिए जो बटरफ्लाई आसन है, तितली आसन जिसको बोला जाता है, इसकी प्रैक्टिस आप हर रोज करें। जी धन्यवाद। 1 मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी मैं। वही जो जसप्रीत भाई ने भी बोला था कि अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते हैं, ये प्रैक्टिकली ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो प्रसव है मेरे मम्मी ने किया था, सासू माँ ने किया था। तो जिस बच्चे को जन्म दिलाया था, तो उस बच्चे के, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ। दिखाई दे रहा है ये बच्चा सभी को? हाँ। ये पूरा बच्चा जब हुआ है स्वस्थ था। और इसके नीचे आपको दिख रही होगी, दिख रहा है ना, एक बड़ी सारा, ये फोटो खींची हुई है हमने एक्चुअली। हाँ जी। दिख रहा है ना, ये कट लगाया हुआ है उसमें, क्योंकि मम्मी ने ये देखा था कि इसके अंदर बच्चा तो नहीं है। तो ये जो फोटो खींची थी जब ये बच्चे ने जन्म लिया था, तो ये रसौली है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं ना, एक तरह का ट्यूमर था बच्चे के साथ। कैमरा तो बंद हो गया। ठीक है, जो ये थे ना, ये एक बच्चे के साथ, बच्चे के ही साइज का ट्यूमर था, जो कि अल्ट्रासाउंड में उन्होंने दिखाया ही नहीं था। पूरे टाइम का अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ये ट्यूमर आया ही नहीं। जब मम्मी ने बच्चे को जन्म दिलवाया तो नॉर्मल घर पे ही हुआ,
जब देखा तो बच्चे के साथ इतना बड़ा ट्यूमर साथ में था। तो अब ये बताओ कि अल्ट्रासाउंड कहाँ तक सही है? अल्ट्रासाउंड बहुत बहुत रेयर ही कुछ बातें सही बताता है, नहीं तो मोस्टली गलत ही होती है। जो जबकि जो बात हमारे लिए जरूरी होती है, कुछ बातें तो वो बताता ही नहीं है। जैसे कि भाई ने बताया कि वजन वजन भी हम कई बार डिलीवरी करते हैं ना, प्रसव करते हैं, तो उस दौरान जितना बड़ा बच्चा बताया जाता है उतना बड़ा बच्चा होता नहीं है। अब इसका ही लगा लो, ये बच्चा जीवित रहा था, 2-3 घंटे बच्चा जीवित रहा है, लेकिन इस बच्चे का कोई इलाज नहीं हो पाना था, क्योंकि इसकी जो एनएस होती है, लैट्रिन वाली जगह होती है, वो सारा कवर किया हुआ था इस ट्यूमर ने। और ये देखो कि ये ट्यूमर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ही ये ट्यूमर भी बड़ा होगा। तो बच्चे 2 अल्ट्रासाउंड 3 अल्ट्रासाउंड किसी में भी नहीं आया। जी, और किसी का कोई प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न हो तो प्लीज रखिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मुझे सुन पा रहे हैं सब? जी आवाज आ रही है बहन जी आपकी। कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो हाँ जी। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों से बाहर हूँ और कल की क्लास भी मैं अटेंड नहीं कर पाया था। आज भी थोड़ा लेट से किया क्योंकि मैं जर्नी में हूँ। तो क्या अभी बताया आज के विषय और कल के विषय के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, मतलब क्या टॉपिक? देखिए, जो कल हमारी क्लास हुई थी तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई थी। कल कुछ जानकारी नहीं दे पाए थे हम। अच्छा अच्छा, तो उसका कुछ ऑडियो फॉर्म अगर हो तो हम कुछ भी जो भी इंट्रोडक्शन आपने दिया। इंट्रोडक्शन सिर्फ आप हाँ, लोगों वो की ग्रुप हुई में थी और डाल दी हमारी। जाएगी। वो क्लास की अच्छा जो भी होगी वो आज वो कल वाली की भी और आज वाली की भी कोशिश करेंगे कि आज ही डाल दें वो ग्रुप में। अच्छा, और आज का टॉपिक क्या था? यही चल रहा रिकॉर्डिंग है में कि सुनना भाई, ये जो टॉपिक था अभी रिकॉर्डिंग रिपीट में नहीं सुनना। होगा, क्योंकि अभी सवाल जवाब का है। जो आप लेट जुड़े हो तो रिकॉर्डिंग सुनना आप बाद में ना, तो अभी पूरी चीज को हम लोग विस्तार से यहाँ रिपीट नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी इस चीज की। बस 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 यही जानना था, शुक्रिया। ग्रुप में अगर मेरी समझाने का तरीका अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, या मेरे कारण किसी को कुछ भी अड़चन आ रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो, कह सकते हो। मैं दोबारा से भी रिपीट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। आप राखी शर्मा बोल रहे हो? हाँ मैम। क्योंकि माइक राखी शर्मा का ही दिख रहा है मुझे। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी। अब हाँ, मुझे ये तीसरा मंथ चल रहा है मैम मेरा। हाँ जी। हाँ, तो ये मेरे नाभि के नीचे ना दर्द होता है और व्हाइट पानी की शिकायत है। तो बेटा आप आयुर्वेद में क्या कुछ ले रहे हो, या अपने जो वैसे भी तो मैं खान पीन है? ट्रीटमेंट ले रही हूँ। वैसे कौन सा ले रहे हो? अंग्रेजी दवा ले है- रही हूँ। तो बेटा आप कोशिश ये करो कि अंग्रेजी दवाइयों में कुछ नहीं रखा है, ठीक 2 है? टेबलेट, एक गैस की, गैस बनती थी ज्यादा, उल्टी होती थी, तो एक उल्टी की टेबलेट है, एक गैस की, बस 2 टेबलेट है उसमें। गैस की तो आप सुबह खाली पेट कैप्सूल लेते होगे ना? हाँ, कैप्सूल लेती हूँ। फिर वो क्या है, दिन में कभी कभी सौंफ भी ले लेती हूँ। हाँ, तो आप सौंफ खाओ, खीरा हाँ खाओ। सौंफ। जिस हाँ, खीरा हाँ, खाती सौंफ हूँ। खाओ। अगर आपके दर्द रहता है, पेटू के नीचे दर्द रहता है, तो आप कभी कभी
बीच में अजवाइन ले लिया करो। अजवाइन को आप तवे के ऊपर गर्म करके, हाँ और जब वो ब्राउन सी हो जाए उसके बाद उसको नीचे उतार के उसको हाँ बेलने से पीस लो। पीस करके उसमें सेंधा नमक एक चुटकी मिला के कोसे से पानी से वो ले लो। आपकी गैस वगैरह सब कुछ निकल जाएगी और दर्द भी ठंडा ठीक हो पानी, थोड़ा जाएगा। गुनगुना पानी से? गुनगुने पानी से। ठीक है मैम। जब हम इसको अजवाइन को गर्म करेंगे तो इसकी तासीर बदल जाएगी। ये मत डरना कि ये गर्म होती है। जब हाँ हम इसको हाँ, ये गर्म आ रहा करके था एक सवाल चूरन, दिमाग में। हाँ जी, इसीलिए मैंने बता दिया ना, क्योंकि मोस्टली यही डर जाते कि अजवाइन गर्म होती है, क्योंकि इसको हाँ हाँ। लेने के तरीका अलग होता है तो उसकी तासीर बदल जाती है। और टॉयलेट रात को इतनी आती है कि जाती हूँ तुरंत भाग के आती हूँ, फिर जाती हूँ फिर आती हूँ, 2-3 बजे तक सो ही नहीं पाती। ये रेगुलर होता है आपके साथ ऐसे? हाँ, रोज रात में रहता है, दिन में कम रहता है, रात को ज्यादा होता है। रात को आप खाना हल्का खाया करो। खाना तो हल्का ही दिन में खाती हूँ, खिचड़ी वगैरह है, दाल वगैरह ये सब खाती हूँ। फ्रूट ले रहे हो आप? क्या? सुबह के टाइम ना आप नारियल पानी लो, 2 नारियल पानी लो, नींबू निचोड़ लिया करो उसमें, और जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है आप वो फ्रूट खाओ। ठीक। ठीक है, अनार लो, अनार का जूस लो। और अब आप चूना शुरू कर दो, जो अपना ये गेहूं के दाने के बराबर चूना होता है, पान वाला चूना होता है, आप ये शुरू कर लो। आप ये कंटिन्यू अच्छा लो, पूरे 9 महीने तक लो। और अनार के जूस के साथ लेना। इससे आपके बेबी का दिमाग भी तेज होगा और इससे आपका एचबी जो होम्योग्लोबिन है वो भी बढ़ेगा। जो हॉस्पिटल में आयरन व कैल्शियम वगैरह मिलती है ये मत लो, ये इसका हाँ आपको हाँ। कोई फायदा नहीं है। ठीक लेकिन है, और जो अनार तो आपको मुझे पानी, पचा नहीं, अनार खाया था, अनार नहीं पचा था, क्यों जैसे ही अनार खाती थी वैसे ही लेटिंग भागती थी। जूस तो पिया अनार नहीं है, मत अनार लो। खाया। हाँ, अच्छा। अनार अगर आप अनार नहीं खा सकते तो मत खाओ। आपके पास चुकंदर होगा, हाँ हाँ। ठीक है, चुकंदर कद्दूकस करके उसको सैलेड में उसकी गर्म अपने उस, मात्रा नहीं होती है? नहीं नहीं, उसको सैलेड में, सैलेड फॉर्म में ले लो ना आप। जैसे आदत, जैसे हम सलाद खाते हैं तो उसमें 1-2 पीस रख लो चुकंदर के। वैसे तो अच्छा अनार के जूस में चुकंदर और अनार का जूस मिक्स करके लोगे तो इससे आपका होम्योग्लोबिन नहीं कम होगा। अच्छा। ठीक है, और इसमें मैं शतावर कुछ लेना ऐड शुरू करूं करो। बहन जी, हाँ जी, अगर परमिशन हो तो आपकी? जी 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 जरूर। अ, देखिए ये बहन जी है जो तीसरा मंथ जिन्होंने बता रखा है, एक तो आप ही ना ये फोलिक एसिड और ये मत लेना, इसकी जगह ना कल, आज या कल को जैसे मेरे को समय मिलेगा, मैं तो इसमें आयुर्वेद की कुछ 2-3 टैबलेट जो हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए, लेकिन वो ना ले जिसको पथरी है, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि थोड़ा कैल्शियम फॉर्म में होती हैं ये जो टैबलेट होती हैं आयुर्वेद के स्टोर से। आप हर उस माता को दे सकते हो जो गर्भवती है, उसकी एक योग आयुर्वेद में योग बोलते हैं, जो फॉर्मुलेशन होती है ना, कॉम्बिनेशन होता है, उसको योग बोला जाता है। तो वो और एक ऑयल, ये 3 चीजें हम लोग इसमें ग्रुप में डालेंगे। तो आप वो जो बनावटी फोलिक एसिड और आयरन है वो ना लेके ये शुरू करना, और ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके कहीं भी शरीर में स्टोन ना हो, पथरी ना हो। और दूसरा आपने बताया आपको पेट की समस्या है, तो आप जो बेल का मुरब्बा या बेल की कैंडी या बेल का रस जूस वगैरह वो ले सकते हो, हाँ क्योंकि बेल पत्र की खासियत है, अगर किसी का पेट लूज होता है, जिसको लूज मोशन रहते हैं, तो उसके पेट को कसेगा। और जिसका पेट कसा हुआ रहता है, जिसको जो टॉयलेट है वो कड़ी फॉर्म में आती है, मान लो कि भाई कईयों को ना जैसे बड़ा ही सख्त मल पास होता है, स्टूल पास होता है, तो उसको वो ढीला करता है, ढीले मल को वो टाइट करता है, ये बेल पत्र की खासियत है। तो आप बेल पत्र जो है उसको, बेल पत्र नहीं सॉरी, बेल का फल, तो उसको किसी भी फॉर्म में, फॉर्म का मतलब ये ना हो कि वो चाशनी में, चीनी की चाशनी में डूबा हुआ हो, वो आप बेल का थोड़ा जैसे चूर्ण ले सकते हो, उसकी कैंडी आती है वो ले सकते हो, उसका जूस बना के ले सकते हो, क्योंकि अभी बेल फल का समय है। और दूसरा आपने बताया है हीमोग्लोबिन के बारे में, अगर मान लो आपको, जैसे बहन जी ने बताया चुकंदर, कई कई जगह क्या होता है कि अभी अवेलेबल नहीं होता, तो आप ये जो अपना दूबा घास पता है आपको, हाँ हाँ दूब घास, इसका रस हाँ। ले जी जी। सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। हाँ आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं या अभी होने हैं? नहीं नहीं, अभी होने हैं। अच्छा, तो आप थोड़ी मात्रा में वो ले सकते हो।
और बाकी क्या होता है, एक सर्व लो के बर्तन आते हैं, तो आप उनमें जब पकाओगे, दूध भी गर्म उसी में करोगे, खाना भी उसी में खाओगे, दाल सब्जी उसी में पकाओगे और उसमें पानी पियोगे, उसमें जूस पियोगे, तो वो आपका क्या है कि नॉर्मली सारी जो कमियां होती हैं शरीर में, खास करके आयरन की कमी, वो वैसे ही पूरी हो जाती है। और ये तो फिर है ही है, ये 2-3 चीजों का आप इसमें ध्यान रखिए जी। ठीक है। इनको एक ना पानी की जो शिकायत है उसके लिए ना आप शतावर शुरू कर लो। क्या? शतावर शतावर आता है, शतावर चूर्ण आता है, आप अच्छा वो अच्छा शुरू कीजिए। उससे जो चाहे तो दूध में पका के लीजिए, चाहे दूध के साथ ले लीजिए, जो आपको पानी की शिकायत है ना वो ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। दूध शतावर। पापेश्वर का एक आता है सतावर चूर्ण, दूध पापेश्वर का, वो बहुत अच्छा रहता है टेस्ट में। हाँ, शतावर वो अगर चूर्ण ले देखो, जब तक आप ये क्या नाम था इनका, राखी बहन जी, अगर हाँ आपके हाँ वहां शतावर चूर्ण जब तक आप लेके नहीं आते, या जब तक आपको हाँ पंसारी से कल लो परसों लो, तब तक आप क्या कर हाँ। सकते हो कि सुबह के समय में खाली पेट 2 इलायची चबा लो, अच्छा, और वो आपको सहायता करेगा इसमें। पानी हरी नहीं पीना है इलायची क्या हो, गोली? हरी इलायची को चबा चबा के खाना है सुबह खाली पेट, तो वो आपको इसमें जो आपको जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है ना, उसमें वो बहुत हेल्पफुल रहता है। हो सकता है आप 2 इलायची से ही ठीक हो जाओ, अगर हर रोज 2-2 इलायची लोगे ना, हो सकता है आप इसी से ठीक हो जाओ। ये इतनी कारगर चीज है जो घर में अपनी इलायची पड़ी होती है, छोटे वाली। ठीक फिर है। बता दीजिए तो भैया जी, एक बार फिर से बता दीजिए। हरी इलायची बोला भैया ने, जो हरी इलायची होती है 2 इलायची सुबह खाली पेट चबानी है, चबा चबा के उसको खानी है, उससे जो भी ये प्रॉब्लम होएगी उनको पानी की, ये ठीक हो जाएगी। नहीं लेना है ना, वैसे ही खा लेना है। चबा के खाना है। जी, मेरी पत्नी को 1 जुलाई को बच्चा हुआ है, तो जैसे दूध उसको पिलाना है तो कैसे बैठ के पिलाएं कि लेट के पिलाएं, एक बार बता दीजिए। बच्चा देखिए, जब दूध भी पिलाना ना बच्चे को, तो कभी भी लेट कर दूध नहीं पिलाना होता, हमेशा बैठ करके चौकड़ी मार करके, अगर झुका नहीं जाता है तो चौकड़ी के बीच में सिरहाना रख करके, तकिया रख के उसके ऊपर बेबी को लेटा करके, इससे मदर को भी नहीं झुकना पड़ेगा और बेबी भी ऊंचा हो जाएगा। तो पीछे से ढासना लगा करके आराम से बैठ करके पिलाएं, इससे बच्चे को भी आसानी होगी। अगर लेट के अगर माँ दूध पिलाएगी तो बच्चे के कान बहने का डर होता है, और बहने भी लग जाते हैं, तो इससे दूर ही रहें, बच्चे को लेट कर दूध कभी ना पिलाएं। उसके बाद थपथपी लगा सकते हैं कि नहीं? जैसे वो डॉक्टर बोल रहे थे कि थपथपी लगा दें दूध पिलाने के बाद। क्या समझ में नहीं आया? हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं जी। वो अपने ओदी पिट अच्छा ते नहीं अच्छा, आपा थप। हाँ हाँ, हाँ, वो तो थपाउंदे। जरूरी है। हाँ, वो हाँ जरूरी है, क्योंकि देखिए तभी उसको डकार आएगी, तभी पता लगेगा कि बच्चे को दूध हजम हो गया है, वो जरूरी है। जी, उल्टी कर रहा था ना, इसीलिए पूछ रहे, पिला दिए थे उसे, लेटा रह गया, तो उल्टी 2 बार किया था कल, तो इसीलिए पूछ कोई रहे नहीं, थे। एक आप कुछ नहीं मैं होता। ना इसमें एक चीज और है कि दूध पिलाने की एक विधि मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने काफी पुरानी जो बुजुर्ग औरतें हैं जिनको ये था, और मैंने कई जगह ये पढ़ा, मतलब स्टडी भी की है, जो अनुभव की कई किताबें हाथ में लग जाती हैं, पढ़ने का मौका मिलता है कि बच्चों को जब भी दूध पिलाना होता है, जैसे बहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, ये लेट के कभी नहीं पिलाना चाहिए, और जब बैठ के भी पिलाना है तो माता ना झुके, माता आगे झुकनी नहीं चाहिए, बच्चे को स्तन के पास लेके, मतलब अपनी ब्रेस्ट के पास बच्चे को लेके आओ, और जब वो दूध पी रहा हो तो उसके सिर के ऊपर हल्का हल्का प्यार से सहलाते रहो, कुछ भी, जैसे आप मान लो कुछ मंत्र आपको अच्छा लगता हो प्रभु का, तो आप वो साथ में वो लोरी के रूप में वो मंत्र गा सकते हैं, और बच्चे के हाथों को ना बिल्कुल प्यार से सहलाना होता है जब वो दूध पी रहा हो, ताकि वो कंफर्ट जोन में महसूस करे और मतलब पूरा पेट भर के दूध पिए। और दूसरा, जब भी आप, जो माता है, बच्चा भी बार बार छोटा है, अगर वो दूध पिएगा बार बार, तो आपने क्या करना है, अपने पास हल्का गर्म पानी हमेशा रखना है। बच्चा दूध पिए उससे पहले भी अपने जो निप्पल होता है उसको साफ करना है गर्म पानी से, मतलब ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी। और जैसे बच्चा दूध पी के खत्म कर दे उसके बाद भी खत्म करना होता है। और जब भी बच्चा दूध पिए, एक अपने पास रखो हमेशा अरिंड का तेल, जो कस्टर ऑयल होता है। जब भी बच्चा दूध पिए
1 ड्रॉप से भी कम अपनी उंगली पे लगा के अपने निप्पल पे लगा लो, जो बच्चे के मुंह में जाता है ना, जितना भाग बच्चे के मुंह में जाएगा छाती का, तो वहां पर थोड़ा सा अरिंड का तेल लगा लो। उससे क्या होगा, जो बच्चे को बार बार बदहजमी होती है दूध की वजह से, तो वो नहीं होगी। बच्चे को जो स्टूल है, बच्चे को कब्जी की शिकायत नहीं रहेगी, पेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बच्चे को वात की समस्या भी नहीं होती इससे। तो 2 चीजें अपने पास हमेशा रखिए जी, अरिंड का तेल, जो कस्टर ऑयल होता है वो, और हल्का गुनगुना पानी। पहले अपने निप्पल को साफ करना है गुनगुने पानी से, फिर उसके ऊपर अरिंड तेल लगाना है, फिर बच्चे को दूध पिलाना है। और बच्चे के सिर पे हाथ को सहलाते रहो, और कोई भी अच्छी सी जो मंत्र है उसको लोरी के रूप में गाते रहो। तो बच्चा देखना, आपको अभी दूध पिला रहे हो और फिर दूध पिला के देखना आपको कितना फर्क लगेगा। फिर आप यहाँ पर शेयर करना अपना अनुभव कैसा रहा। भाई जी तेल कितना लगाना है? पर जैसे बच्चा अभी छोटा है तो 1 ड्रॉप से भी कम लगा लो, और जैसे जैसे बड़ा होगा दूध पिएगा तब 1 ड्रॉप लगा लिया, फिर 2 ड्रॉप लगा लिए, फिर ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है। इसके ड्रॉप लगाने के ये भी फायदे होंगे कि कई बारी जब बच्चा दूध पीता है तो माँ के निप्पल में कट पड़ जाते हैं, तो वो जो कट पड़ जाते हैं तो फिर माँ दूध नहीं पिला पाती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो इससे तेल लगाने का ये फायदा हो जाएगा कि कट भी नहीं पड़ेंगे और दूध भी आराम से पिलाया जाएगा। अगर पड़ भी जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ऊंची बोलिए बेटा। हाँ जी। हमारी बेटी है ना, वो 8वां महीना है उसको, वो हाँ जी। पानी कम पड़ रहा है। पानी कम है? हाँ पानी कम है। हाँ, तो उसके लिए देखिए हॉस्पिटल वाले तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड आता है एक, वो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो वो जिसको पानी बोलते हैं, वो कम होने की वजह से उसको बोलेंगे कि इसको पानी चढ़ेगा, ठीक है। तो वो हमने नहीं चढ़ाना है, हमने नेचुरल तरीके से उसका पानी बढ़ाना है। उसके लिए उसको बोलो कि जितना भी लिक्विड ले सकती है वो, जैसे नारियल पानी, 2 नारियल पानी सुबह उसने लेने हैं, ग्लूकोज घोल के वो पिया करे, जूस पिया करे, लस्सी पिया करे, कच्ची लस्सी पिया करे, जितना वो लिक्विड लेगी उस, और जूसी फल, जो उनसे जूसी फल होते हैं ना, जूस वाले फल होते हैं, वो ज्यादा खाएगी। उससे उसका पानी अपने नॉर्मल तरीके से ही, प्राकृतिक तरीके से उसका पूरा हो जाएगा, उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको बोलो जितना भी हो सकता है लिक्विड ले और जूसी फल ले, जूस पिए, रोटी चाहे कम खा ले, लेकिन जूसी फल और जूस, पानी, नारियल पानी, ये सब चीजें लेती रही। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर हम अपनी खत्म करें क्लास। हाँ जी। हाँ हाँ जी। इसको साधारण पेडू बोलते हैं, इसको साधारण पेडू, जिसमें से कि बच्चा बाहर आता है। हिंदी में इसको श्रेणी भी बोल देते हैं, पंजाबी में इसको पेडू भी बोल देते हैं, कि साधारण पेडू बोल देते हैं इसके अंदर से, जिसके अंदर से बच्चे ने बाहर आना होता है। बच्चेदानी जो होती है, जो हमारा जिसमें से बच्चे ने बाहर आना होता है, जो कि बच्चेदानी होती है, वो एक, जो हमारा पेल्विक है, वो उसी के अंदर ही बच्चेदानी बनी हुई है हमारी, उसी के अंदर बच्चेदानी का मुंह, बच्चेदानी उसी के अंदर से ही है। जैसे तभी तो वो बच्चा जो है उसी के अंदर से बाहर आता है। हमारा ढांचा बना हुआ है, जो शरीर का, जो हमारी हिप है,
जो हमारी हिप है, ये उसी की ढांचा ही बना हुआ है, जिसको पेल्विक बोला जाता है, जिसको श्रेणी भी बोला जाता है, और इसको पेडू भी बोला जाता है। पेडू, पेडू आप समझते हो ना? वो बोला जाता है इसको। और एक बात है, हाँ बिना जी। सोनोग्राफी कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चा एक है या दो? हाँ जी। बिना सोनोग्राफी के हाँ जी। पेट में बच्चे एक है या दो कैसे पहचान? हाँ, क्या होती है, देखिए शुरू में तो नहीं पता चलेगा। अगर सोनोग्राफी से नहीं पता चलता है तो हमें बच्चे की जो मूवमेंट है, बच्चे की हलचल है, वो हमें दो जगह पता लगेगी, सज्जे और खब्बे, दाएं और बाएं। हमें पता लगेगी कि एक बच्चा हमारा है वो दाएं हिल रहा है और एक बच्चा हमारे बाएं हिल रहा है। तो अगर तुम किसी डॉक्टर को चेक करवाने जाओगी, तो मान लो एक मैं हूं, अगर मेरे पास तुम दिखाने आई हो, तो मैं धड़कन देखूंगी बच्चे की। जब मुझे दो धड़कनें पता चलेंगी तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे बच्चे दो हैं। मोस्टली पता लग जाता है कि दो बच्चे हैं। शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता रहेगा, क्योंकि पेट की शेप ही अलग हो जाती है। माँ को नहीं पता चलेगा कि कैसे महसूस करेंगे एक है या दो है? माँ को, बेटा माँ को वही तो पता लगेगा जब क्योंकि देखो, जब बच्चा हिलता है तो माँ को धड़कन, बच्चे की हलचल महसूस होती है ना। तो ऐसे ही उसको दो बच्चों की हलचल महसूस होगी, दाएं और बाएं। क्योंकि एक बच्चे की तो हमें बीच में ही महसूस होगी, लेकिन एक बच्चा दाएं हिलेगा तो हमें पता चल जाएगी, एक बच्चा बाएं हिलेगा तो हमें पता चल जाएगा। और पेट की जो शेप है वो टाइम से ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। जैसे हमारी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो वो एक एक बच्चे की बजाय दो बच्चे होंगे, तो वो पेट भी हमारा साइज में बड़ा होगा। लेकिन मेरी माँ बोलती है उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं ना दो, मुझे दो भाई है जुड़वा, तो वो बोलती है कि मेरे पेट में बच्चे नहीं हिल रही थी, तो ऐसा भी बेटा हो सकता है क्या? बच्चे हिलते हैं, लेकिन कई बारी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं, ठीक है। वो कमजोर होने की वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो लेट होती है। मोस्टली जो होता है, जो पहली किक बच्चा मारता है पेट में, मदर को जो लात लगती है या बाजू लगती है, तो वो 7वें महीने में पहली किक लगती है पेट में, ठीक है ना। माँ जो पहली किक महसूस कर पाती कि मेरे बच्चे ने लात मारी है या फिर हाथ मारा है ना, तो वो 7वें महीने के बाद जो जोड़े होंगे वो 7 महीने के बाद किक मारेंगे, तो उससे पहले उनको महसूस नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद जी। अमरिंदर भाई, अगर सबका हो गया हो तो पूछिए, फिर हम यहीं पर बंद करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि किसी का सवाल है तो वो एक बारी नोट कर ले, तो हम कल की कक्षा में ले लेंगे, क्योंकि अभी सवा घंटे की लगभग ये कक्षा हो चुकी है। और हाँ आप जी। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो अगर किसी का मतलब कोई बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकता है। मैं उसको मतलब अपना एडमिन मोड पे है फिलहाल, या आप व्यक्तिगत मुझे या अपना डॉक्टर पूनम जी को भी मैसेज डाल सकते हो, तो आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा ही। ठीक है डॉक्टर पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो कल मिलते हैं इसी समय पे 5 बजे। सभी को वंदे जी, मातरम। जी नमस्ते जी। वंदे मातरम सभी को।